जिसका ताज हिमालय हो, जहाँ गंगा जमुना बहती हो और जहाँ पर सत्यमेव जयते का नारा हो और जहाँ अनेकता में एकता हो, वो वतन भारत हमारा है। भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और इस आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा महाउत्सव मनाया जा रहा है। और न केवल भारत ही बल्कि पूरी दुनिया इस अवसर पर अलग ही अलग कार्यक्रम आयोजित करा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड और मैं आपके साथ हिमांग चंद्र और कैमरे के पीछे है मेरे साथी अर्पित शर्मा। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इसी के साथ हम आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर अग्रसर हो गए हैं। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ये आज़ादी ना ही एक दिन या एक साल या 10 साल की मेहनत के कारण मिली थी। ये आज़ादी के पीछे था 200 वर्षों का इतिहास, 200 वर्षों का कड़ा संघर्ष। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे आज़ादी के 200 वर्षों का इतिहास, जो आज़ादी के लिए 200 वर्षों तक हमारे महान क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में कहां कदम रखा था? क्या आप जानते हैं अंग्रेजों ने फूंक डालो और राज करो की नीति देश के कौन से हिस्से में सबसे पहले अपनाई थी? क्या आप जानते हैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी देश के कौन से राज्य में सबसे पहले उठी थी? ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से आज हम आपको बताएंगे, जिसको आपने आज से पहले शायद ही सुना हो। सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि भारत के राजाओं के पास थी अकूत संपदा, अकूत दौलत। और शायद इसी अकूत संपदा को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गंदी नजर भारत पर पड़ी। आपको बता दें कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और इसकी चर्चा और इसकी समृद्धि की चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई थी। ब्रिटेन में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो झंडा था वो ब्रिटेन के झंडे से बिल्कुल ही अलग था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था कि ब्रिटेन का झंडा दुनिया के कोने कोने में फैल सके। वर्ष 1618 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के रास्ते गुजरात के सूरत पहुंचती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भली भांति जानती थी कि अगर भारत में व्यापार करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुगल शासकों से इजाजत लेनी होगी। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच और चापलूसी का सहारा लिया। नतीजा ये निकला कि वर्ष 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया और ये फरमान जारी कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। देखते ही देखते वर्ष 1619 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भड़ौच, अहमदाबाद, वडोदरा और आगरा में अपने कारखाने डाल लिए थे। और वर्ष 1632 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम भारत से पूर्व भारत की ओर कूच कर गई, क्योंकि अंग्रेजों की जो गंदी नजर थी वो भारत की अकूत संपदा पर पड़ चुकी थी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो ये किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि अंग्रेज अपने देश से 20 गुने बड़े देश पर शासन करने की मंशा से आए हैं। और देखते ही देखते वर्ष 1690 आते आते अंग्रेजों को 38 गांवों की जमींदारी मिल गई। ये पहला मौका था जब अंग्रेजों को भारत में शासन करने का अधिकार मिला था। और आपको ये भी बता दें कि अंग्रेजों की सत्ता की जो कहानी शुरू होती है, भारत पर कब्जा करने की कहानी शुरू होती है, वो बंगाल से ही शुरू हुई थी। 18वीं सदी के मध्य तक बंगाल देश का सबसे धनी राज्य माना जाता था। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुगल शासन के दौरान बंगाल से 50% राजस्व आया करता था और इसी के चलते ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने पश्चिम भारत से बंगाल की तरफ कूच किया। और उस दौरान जो बंगाल के नवाब थे वो नवाब सिराजुद्दौला थे। और आपको ये भी बता दें कि अंग्रेजों ने फूंक डालो और राज करो की नीति सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर ही अपनाई थी। 23 जून 1757 को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का दिन कहा जाता है,
क्योंकि इसी दिन नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसे हम और आप बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, साथ ही इस जीत के साथ बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। 22 अक्टूबर 1764 इसी दिन बक्सर में युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी तो दूसरी तरफ मीर कासिम की सेना थी। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और इस युद्ध के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया। भारत पर कब्जा करके शासन करने की मंशा अंग्रेजों के जहन में इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने शासकों के बीच चल रहे आपसी मतभेद का फायदा उठाया और एक के बाद एक उन्होंने 3 युद्ध लड़े। 3 युद्ध लड़ने के बाद वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी पैदा कर दी। इस घटना की शुरुआत होती है महान क्रांतिकारी मंगल पांडे से। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में सिपाही थे और मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने इसे हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इस तरह से मंगल पांडे हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले नायक बन गए। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। कहने को तो अंग्रेजों की नज़रों में मंगल पांडे विद्रोहक थे, लेकिन हम भारतवासियों की नज़रों में वे भारत माता के एक सच्चे सिपाही हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में हुए विद्रोह की बात हो और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ना हो तो आज़ादी की कहानी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी नज़र झांसी के किले पर जो पड़ चुकी थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने यह तय कर लिया था कि उनके जीते जी झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा नहीं हो पाएगा और जून 1857 में अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, डरी नहीं, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। इस युद्ध के दौरान देश के कुछ गद्दारों ने रानी के साथ गद्दारी करी और इस गद्दारी का फल ये रहा कि 18 जून 1857 को भारत ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, यानी लक्ष्मीबाई की वीर गति हो गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश राजशाही ने भारत की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद बंगाल को ही शासन के लिए अपना मुख्य केंद्र बनाया और कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। वर्ष 1885 में आज़ादी की लड़ाई में एक अहम पड़ाव आया और देश में एक नए राजनीतिक इकाई का गठन हुआ। इस राजनीतिक संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एक रिटायर्ड अंग्रेजी अधिकारी A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश सरकार के इशारे पर हुई थी। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि किसी भी तरह का विद्रोह या दंगा भड़कने से पहले उस दंगे या विद्रोह का दमन किया जा सके। भारत में 20वीं सदी का आगाज स्वदेशी आंदोलन से हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल से। 1905 तक बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी, जो भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा था। बंगाल की एकता को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का ऐलान हुआ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर अपील पर लोगों ने विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं की अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नरमी के कारण ही देश को कई क्रांतिकारी मिले। ये क्रांतिकारी गरम दल के नेता कहलाए, जो अंग्रेज़ों के प्रति कांग्रेस के नरम दल नेताओं से बिल्कुल अलग थे। गरम दल के नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। आज़ादी की लड़ाई में दूसरा अहम पड़ाव
तब आया जब शांति और अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने वतन भारत लौटे। गांधी जी के आने के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन को नई पहचान और शक्ति मिल गई। वर्ष 1917 से 1918 के मध्य गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर 2 सफलताएं हासिल की, जिसमें चंपारण आंदोलन के जरिए गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कराया। जलियांवाला बाग की घटना के बाद पूरा देश मौन हो गया, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी हुकूमत का रवैया नहीं बदला और भारतीयों पर क्रूरता जारी रखी। इसके बाद फिर महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के जरिए फिर से आज़ादी की अलख जगाई। वैसे ये आंदोलन अहिंसक था, इसके बावजूद इस आंदोलन में पूरे देश का सहयोग मिला। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की और लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों को तवज्जो दी। इस असहयोग आंदोलन का असर इस कदर पड़ा, जब गांधी जी स्टेशन पर खड़े लोगों से कहते थे कि अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए अपनी टोपी, कपड़ा और दुपट्टा उतार दीजिए, तो लोग बिना समय गवाए, बिना सोचे समझे उसको तुरंत उतार देते थे और उन कपड़ों की होली जला देते थे। वर्ष 1924 से 1934 के बीच आज़ादी के आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में नई क्रांति लाई। आज़ादी की लड़ाई की कहानी उस क्रांतिकारी के बिना अधूरी है जो कांग्रेस में रहा, साथ ही साथ गांधी जी के साथ भी रहा, लेकिन उसने आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सीधा युद्ध करने का रास्ता चुना। यानी हम बात कर रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा को बुलंद करने वाले सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए गए थे, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए एक प्रेरणा दी, जिसके तहत बोस 1921 में वापस भारत लौट आए और कुछ समय बाद ही कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 1942 में आज़ादी की लड़ाई में नया मोड़ जब आया, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। बंबई में सभा करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, और इसी सभा के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया। इस आंदोलन के दौरान पूरे देश से लगभग 80,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारत पर और लंबा शासन करना उनके लिए खतरों से खाली नहीं रहेगा। सितंबर 1945 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में ऐतिहासिक घोषणा हुई। प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि जून 1948 से पहले ब्रिटिश राजशाही भारत की सत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों के हाथों में सौंपेगा। इसी के साथ 14 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को भारत के महान क्रांतिकारियों के चलते हमें पूर्ण स्वराज मिला और आज़ाद भारत में रहने का मौका मिला।